नमस्कार, आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा ये महापर्व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। सुनिए। और ये लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है, ये महापर्व निर्विघ्न रूप से पूरा हो, हमारे पूरे प्रदेश पर उनकी कृपा बने, सभी लोग और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहाँ आया था। मैंने भगवान के दर्शन किए हैं और अभी टिकट वितरण के बाद ये मेरा पहला दौरा है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाऊंगा। भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सभी लोगों के सभी काम ठीक प्रकार से हों, क्योंकि इस समय महामारी भी है। ये महामारी पर भी रोक लगे, महामारी भी कम हो और लोकतंत्र का ये महापर्व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। देखिए, मैं कम समय जरूर था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि कम समय में अधिक काम करूं और जो भी समय मिला, एक एक पल और एक एक क्षण मैंने अपने प्रदेश के लिए लगाया है। उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है और पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। आज सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे ऑल वेदर रोडों की बात हो, भारतमाला श्रृंखला की रोडों की बात हो, हवाई सेवाओं की बात हो, रेल सेवा की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हम कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, अटल जी ने बनाया था, आज मोदी जी उसको संवारने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। किया है, करती है और सिर्फ करेगी भाजपा। और जो भी काम भाजपा के समय में हुए हैं वो काम अन्य किसी भी सरकारों में नहीं हुए। अन्य लोगों ने केवल कारनामे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम काम के आधार पर हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। ये हमारा केवल स्लोगन नहीं है, हम काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए उनके बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत देगी। यहाँ से ऐसी सरकार चुनेगी जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ चले और जो प्रदेश की सरकार की प्राथमिकताएं हों, जरूरतें हों, वो केंद्र की प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। केंद्र भी उसको केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर जिसे डबल इंजन की सरकार एक साथ काम। बीजेपी के टिकटों के बंटवारे के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलू मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि टिकटों को लेकर पार्टी में किस तरह का असंतोष नहीं है। जिनको पार्टी ने चुना है उनको टिकट मिली है और जो रह गए हैं उनको तवज्जो दी जाएगी। इस दौरान हरक सिंह रावत पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि उनको पार्टी ने निकाल दिया है, अब उनसे कोई बात नहीं हो रही। गोलू देवता हमारे न्याय के देवता है, हम सभी के आस्था के और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो लोकतंत्र का महापर्व है, चूँकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। कुछ जगहों में बगावत की जैसी बू आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और चूँकि एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे दावेदार थे और सभी लोग चुनाव में जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश में समिति, सब ने जो नाम भेजे थे उन्हीं नामों में से केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम तय किए हैं। इसलिए जिनके नाम तय नहीं हो पाए वो भी हमारे बहुत योग्य, एक से एक योग्य हैं। उनका भी पार्टी संगठन नीचे निश्चित रूप से आगे जहां पर भी उनका उपयोग हुआ, जहां पर उनकी ज़रूरत होगी उनको लेगा, सभी का सम्मान करेंगे।
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि देश के विकास में मेरा पूरा योगदान रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी की विदाई हो। सुनिए। किस रूप में मेरा सदुपयोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए कांग्रेस पार्टी मुझे किस रूप में किस जिम्मेदारी देती है, कौन सा काम लेना चाहती है। इस समय हमारा मकसद सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में तरक्की हो। और जो सपना उत्तराखंड राज्य निर्माण के संबंध में 1994 से लेकर 2000 तक जंतर मंतर पर संघर्ष के दौरान हमने जो सपना देखा था कि आज दो उत्तराखंड राज्य, दो कोदा झोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उस सपने को उस हंसा धनाई, बेलवंती चौहान, भाई बेंजवाल, जो सैकड़ों लोगों ने इस राज्य के लिए अपने निर्माण के लिए बलिदान दिया है, उनके सपने को पूरा करने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरीश रावत जी, अपने प्रीतम भाई गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह पूरे प्रदेश के अंदर। ये आप तो हरक भाई बेबाकी से बोलते हैं, आपने अपने लिए टिकट की बात रखी या बहू की? देखिए, मैंने कोई टिकट की बात कोई शर्त नहीं रखी है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कोई पहली बार विधायक या पहली बार मंत्री या बिल्कुल एकदम नया कार्यकर्ता नहीं हूँ कि पार्टी के सामने शर्त रखूं। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि जब कोई सब लोगों के विचार, मैं चाहता था कि सबकी खुशी से मैं पार्टी में सम्मिलित हूँ, इसमें सबका आशीर्वाद मिले, सबका सहयोग मिले, सबके मन में खुशी हो। मेरे आने से कोई खुशी को एक परिवार में जब सम्मिलित होता है तो परिवार के सभी सदस्यों को मेरे से खुशी हो। और मुझे देखिए, वो ठीक है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जब हम 2016 में हमने बगावत की। और देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के कार्यक्रमों में भी मैंने माननीय सोनिया गांधी का धन्यवाद दिया। ये नहीं कि अभी दिया हो, पिछले 4-5 सालों में मंत्री, भाजपा के सरकार के मंत्री के रूप में जब मुझे मौका मिला कभी भी बोलने का, तो मैंने कहा सोनिया जी ने मुझ पर लीडर ऑपोजिशन के रूप में भरोसा किया, मैं उनके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। देखिए, मेरी एक आदत है, किसी ने मेरे जिंदगी में थोड़ा सा मुझे कभी बुरे समय में। हरक सिंह रावत ने आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को एंट्री दे दी। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। सुनिए। देखिए, ये इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि जब मैं प्रदेश में जिस दिन 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली है। उस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बहुत सबसे ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, आपने कहा कि आप बीजेपी से जाना नहीं चाहते थे, बीजेपी ने आपकी विदाई तय कर दी। क्योंकि देखिए, मैं बीजेपी के लोगों ने पिछले 5 साल जिस तरह हमको यूज और थ्रो समझा और जिस तरह हमारे विभागों में, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि तो आपने कहा कि अमित शाह से आपका कमिटमेंट था, हाँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने तोड़ा। अमित शाह जी से मैंने वायदा किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने चुनाव के मद्देनजर नैनीताल की जनता से मिलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले के बाद वो राज्य के साथ विकास की राह चलेंगे। संजीव आर्य ने मल्लीताल बाजार क्षेत्र में जाकर जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता से प्रदेश में सरकार बदलने का मन बना लिया, जिससे उन्हें लगातार जन समर्थन मिल रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उनकी पार्टी सरकार बनाएगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। डबल इंजन की सरकार रही है। जिस तरीके से निरंतर बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान त्रस्त है, आम जनमानस त्रस्त है, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन की बयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हमारी तैयारियां पूरी तरीके से हैं और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि जन आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है और 2022 में पुनः कांग्रेस की सरकार राज्य में स्थापित होने जा रही है। अगर सभी तो क्योंकि पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय आएगा, निश्चित तौर पर हम सबका एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही मकसद है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, विकास के नारे के साथ ही कांग्रेस हमेशा जनता के बीच गई है। निश्चित तौर पर नैनीताल विधानसभा के सर्वांगीण विकास के साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा संकल्प है और हम सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को ओमिक्रॉन को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, इस महामारी में चुनाव के साथ लोगों की जान की रक्षा भी जरूरी है, जिसके लिए वो आज इसका निरीक्षण करने आए हैं। इस समय ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ा है, उसकी जान माल को लेकर ज़रूरी है कि इस समय सभी व्यवस्थाएं ठीक हों। उसी क्रम में मैं आज मेडिकल कॉलेज भी गया था, देखा है, और मैंने पिछले दिनों सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया था। उस दौरान भी वहाँ की व्यवस्थाओं को भी मैंने देखा था कि सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन के प्लांट वहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएँ हैं। और पूरे प्रदेश की भी हमने लगातार समीक्षा हम इसको लेकर कर रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन चूँकि जानमाल की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, उसको लेकर मैं मेडिकल कॉलेज गया था, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है। उनको कहा है कि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, किसी को आवश्यकता पड़ती है, तो हर संभव जो है वहाँ पर ये व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। उसके लिए अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई ज़रूरी इंतजाम है तो हमने हर विभाग के नोडल अधिकारी भी इसके लिए बना दिए हैं और लगातार हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रादेशिक स्तर पर भी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ इसकी समीक्षा की थी। उसमें हमारे उत्तराखंड के बारे में भी विशेष रूप से उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। गौरव वल्लभ ने देहरादून कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अमर जवान ज्योति पिछले 50 सालों से अनवरत जल रही है। ये हमारे शौर्य, साहस, बलिदान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं, लेकिन आज उसे दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया। हालांकि इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सुनिए। वो आज बुझाने का काम किया है। आपने इंदिरा गांधी जी के नाम की लौ को नहीं बुझाने का काम किया है। आपने भारतीय सेना के सैनिकों की वीरता, साहस और उनके अदम्य पराक्रम को बुझाने का काम किया है। और उत्तराखंड की वीर जनता इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। 1000 करोड़ का महल बनवा सकते हो, 8000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद सकते हो, 2000 करोड़ के इख्तियार दे सकते हो। क्या हिंदुस्तान के वीर सैनिकों के लिए 2 जगह लौ भी नहीं जलवा सकते? इन प्रश्नों का भारत की सरकार और प्रधानमंत्री जी मोदी जी जवाब दे, अन्यथा उत्तराखंड की जनता ने जो ऑलरेडी निर्णय कर लिया है, जिसका सिर्फ नतीजा आना बाकी है, उस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी को डबल अंक में उनकी सीटें नहीं आएगी, दो डिजिट में सीटें नहीं आएगी। इसलिए मैं यह हमारा भरपूर विरोध इस बाबत दर्ज कराना चाहता हूं। हम सबसे कि भारत की इस महान सेना में उत्तराखंड ने भी अपना खून दिया और बहुत बड़ा खून दिया। उत्तराखंड के शहीदों का क्यों अपमान कर रहे हैं मोदी जी? भारत की सरकार उत्तराखंड के शहीदों का क्यों अपमान कर रही है? और आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले क्या किया? जलियांवाला बाग में शौर्य और वीरता को कम करने के लिए वहां लेजर शो का आयोजन करवाया। फिर गांधी जी के त्याग और समर्पण को कम करके दिखाने के लिए गांधी आश्रम को चेंज करने का प्रयास किया गया। और अब हिंदुस्तान के शौर्य, बलिदान, साहस और वीरता को कम करके दिखाने के लिए इस लौ को बुझाने का काम किया जा रहा है। तो कोई युवा
ना कोई वीर, ना कोई महिला, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई शहीद का परिवार इसे स्वीकार करेगा। मोदी जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह आपने बिना सलाह मशवरों के पहले किसानों पर 3 काले कानून थोपे, क्या आपने इस लॉ को बुझाने से पहले उन शहीद परिवारों से बात की जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए अपने बेटों को, अपने पति को, अपने बड़े भाई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। चुनावों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मैंगलोर के नारसन बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है। दिन रात बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही ताकि कोई संदिग्ध उत्तराखंड में प्रवेश ना करे। जैसा कि आपको पता है, चुनाव बिल्कुल अब सिर पे ही आ गया है और नामांकन भी अब शुरू होने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ऐसे में चुनाव में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां ना हो जो कि अवांछित हैं। इसमें किसी प्रकार के पैसे का या शराब का या इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो कि मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, उनको उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजधानी देहरादून में नामांकन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गईं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए स्थान और कक्ष निर्धारित किए गए। जिले में नामांकन की सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएम राजेश कुमार और एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि तैयारी पूरी है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। आज 11 बजे से शुरू हो गया है नॉमिनेशन का प्रोसेस और हर दिन प्रतिदिन 3 बजे तक जो है ये होगा। बाकी जो गेस्टेड जो हॉलीडेज हैं और जो 2nd और 4th सैटरडेज है, जैसे कल 4th सैटरडे कल नहीं होगी और संडे जैसे हॉलीडे होता है उस दिन भी नहीं होगी, तो उसके पश्चात जो है मंडे को होगा। नॉमिनेशन आज से शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पर 5 विधानसभाओं के नॉमिनेशन होने हैं, तो उस संदर्भ में जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है हर एक कक्ष के बाहर भी, और इसके अलावा कहाँ पर बैरियर लगाया जाएगा इसके बारे में पुलिस को डिप्लॉय किया गया। साथ ही ब्रीफ भी किया गया है जो कोविड की गाइडलाइंस हैं और जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस। हल्द्वानी में शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन के बारे में निर्वाचन अधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि 28 जनवरी तक के नामांकन में प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 5 दिनों के लिए नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें 22 जनवरी से 23 जनवरी और 26 जनवरी के अवकाश देखते हुए नामांकन दर्ज नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही 29 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 31 जनवरी को प्रत्याशी नाम वापसी कर पाएंगे। लोग यहाँ से अपने नामांकन पत्र जो फॉर्म है वो लेकर जा रहे हैं, जिनको नामांकन पत्र दाखिल करना है, और अब तक 5 लोग यहाँ से लेकर जा चुके हैं। और इसके लिए 11 से 3 जो समय है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें आज 21 तारीख को, फिर 22-23 अवकाश है, फिर 24 और 25 को लिया जाएगा, फिर 26 को अवकाश है, फिर 27 और 28 इसमें 3 बजे तक लास्ट टाइम है नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर जमा किए जाने हेतु। मैम, अगर स्क्रूटनी की बात करें, कब स्क्रूटनी होनी और कब नाम वापसी होंगे? देखिए, 28 को हमारे पास ये जमा हो जाएगा, जिसमें हमारा 29 को हमारा स्क्रूटनी है और नाम वापसी इसमें 31 को है। 31 को नाम वापसी जो है प्रत्याशी कर सकता है। किस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने? बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण चुनाव संपादित कराने के लिए ही सभी की तैनाती यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। हरिद्वार के रोशनाबाद में भी शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एसडीएम रुड़की अंशुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल भी मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी के साथ उसके 2 सहयोगी ही कलेक्ट्रेट परिसर में आ सकेंगे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। साथ ही एसडीएम ने बताया कि प्रत्याशियों को ये भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आने वाले वाहनों में
50% यात्री क्षमता के साथ नामांकन स्थल आए, जबकि 22 जनवरी तक सभी रैलियों पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में आगामी 2022 के चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उप जिला अधिकारी रुड़की अंशुल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की प्रक्रिया शुरू की गई है और किस तरीके से रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ चैनल पर। तो सर जिस तरीके से आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो किस तरीके से आज प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज को मीटिंग बुला के जो ब्रॉड कोविड गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी है, उसके बाद एक और प्रेस नोट जारी करा, उसके बारे में अवगत करा दिया। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ज्वाइन करी है, इनकोर्स और मतदान ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, वेरियस ऑनलाइन एप्लीकेशन में ज्वाइन करी, उसके बारे में हमने कैंडिडेट्स को बता दिया। तो द डायरेक्शंस आर प्रीटी क्लियर कि जो हमें फॉलो करना है, एंड आई एम होपफुल सारे कैंडिडेट्स उसको फॉलो करेंगे। हाँ सर, जैसे कि कोविड भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के साथ बहुत भीड़ भी आने की संभावना रहती है, तो इसमें प्रत्याशियों के लिए कोविड को देखते हुए किस तरह के दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए? डायरेक्शन उसमें क्लियर है। 1 कैंडिडेट अगर आते हैं तो उनसे 2 और लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 पीपल एट अ टाइम आर अलाउड इन द नॉमिनेशन। तो ये थे हमारे साथ उप जिला अधिकारी अंशुल सिंह, अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं केशव चौहान, एएनबी न्यूज़, हरिद्वार। बीजेपी ने जहां उत्तराखंड की 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया, तो वहीं कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि लंबे मंथन के बाद आज देर शाम तक कांग्रेस राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर अपने सभी प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देगी। बता दें कि दिल्ली में लगातार स्क्रीन कमेटी की बैठक का दौर जारी है। यही नहीं बल्कि आज शाम को भी अंतिम बैठक होनी है, जिसके बाद कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार चुनाव में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कांग्रेस इस बार हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही। यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। देखिए, सूची अभी तक जो भी थोड़ा बहुत विलंब सूची जारी होने में हो रहा है, उसकी वजह यही है कि राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है कि जो प्रबल दावेदार हैं उनको, जिनको टिकट दिया जा रहा है, और वो जो एक सीट पे कई दावेदार हैं, तो उनको विश्वास में लेने का कार्य जो है वरिष्ठ नेता अगर करें, उनसे सामंजस्य स्थापित करें, जिससे कि जब सूची जारी हो तो किसी भी तरीके का विरोध या गतिरोध जो है वो पार्टी को। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को दूसरी बार बीजेपी से टिकट मिलने पर फिर से बीजेपी नेता ओम गोपाल रावत बिफर गए हैं। उन्होंने अपने पहले से की गई घोषणा के अनुसार चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया ही, साथ ही बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की बात भी कह दी। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस ओम गोपाल रावत का हाथ थामकर हाथ का सहारा देती है या ओम गोपाल रावत को फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। ओम गोपाल रावत ने बातचीत में साफ कहा कि भले ही उन्होंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी बीजेपी का विरोध नहीं किया। उनका विरोध केवल कैंडिडेट को लेकर था, जो इस बार भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है दिख गया है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। कोई भी विचारधारा जब इधर आ जाती है तो इनको वो अच्छी लगने लग जाती है, और जो अपने लोग हैं, जो इनके लिए हमेशा काम करते रहे हैं, इनके लिए हमेशा दरियां बिछाते रहे हैं, इनको 2 सीट से जो है 300 से ज़्यादा सीट इनको पार्लियामेंट में दी है। यहाँ जो है 2/3 बहुमत जो है उत्तराखंड में दिया। उस विचारधारा से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हमने भी कोई ठेका नहीं ले रखा कि हमेशा हम लोग भी सिद्धांतवादी बन जाए। जब इनके कोई सिद्धांत नहीं है तो हमारे काहे के सिद्धांत। तो अब मैं अपनी पूरी जो हमारी पूरी यूथ है, पूरी हमारी नरेंद्रनगर विधानसभा का है कि उन्होंने भी ये मन बना दिया है कि हमको भी इस विचारधारा की तिलांजलि देनी है। आज मैं भी जो है पार्टी बदलने के लिए जो है पहली बार मजबूर हुआ हूँ दूसरी विचारधारा में जाने के लिए। अब मैं जो है कांग्रेस पार्टी की ओर में। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।